हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। 1944 में हुई गांधी जिन्ना वार्ता विफल हो गई। इस बीच सांप्रदायिक समस्याओं की जांच के लिए गठित की गई सप्रू समिति ने 1945 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारत के शासन और राजनीति से जुड़े संवैधानिक सवालों पर सिफारिशें दी गई। इस समिति में यूं तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग समेत कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे। 8 दिसंबर 1875 को ब्रिटिश भारत के उत्तर प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश कहलाता है, के अलीगढ़ में एक कश्मीरी परिवार में जन्मे सर तेज बहादुर सप्रू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ थे। सप्रू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की। वो ब्रिटिश शासित भारत में लिबरल पार्टी के नेता थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डीन के रूप में कार्य करने वाले सर तेज बहादुर सप्रू ने 1927 की शुरुआत में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था। भारत के इतिहास में पहली बार उन्होंने ही रियासतों को संघीय राजनीति के एक हिस्से के रूप में शेष भारत के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के सदस्य रहे तेज बहादुर सप्रू लंबे समय तक हिंदू महासभा से जुड़े भी रहे और इसकी अखिल भारतीय समिति में शामिल रहे। तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये लिबरल पार्टी को लीड करते थे और लिबरल पार्टी जो है ये कभी भी आंदोलन की राजनीति में नहीं आई। लेकिन जब मैं अपना शोध भी कर रहा था तो अवध किसान आंदोलन के समय में भी जब लेजिस्लेटिव में कानून बन रहा था तो इनके सारे प्रावधान, जितने संशोधन इन्होंने रखे, वो किसानों के पक्ष में थे। तो ये लोग राष्ट्रवादी थे, आंदोलनकारी नहीं थे। और इन लोगों ने कभी इस तरीके से जो क्रांतिकारियों की गतिविधियां थी उस तरीके से ऐसा खुल के विरोध भी नहीं किया जो कांग्रेस के बड़े नेता करते थे। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर लिबरल पार्टी के कुछ लोगों को सत्ता में लिया जाता तो प्रशासन की दृष्टि से उनमें कहीं ज्यादा काबिलियत थी देश की नसों को समझने में और करने में। सप्रू समिति एक गैर पार्टी सम्मेलन द्वारा स्थापित की गई एक समिति थी। इस समिति का उद्देश्य भारत के शासन और राजनीति से जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर सिफारिशें देना था। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली सप्रू समिति ने 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारत के संविधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिनमें व्यक्तिगत अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संघीय व्यवस्था के बारे में सिफारिशें शामिल थीं। सप्रू समिति की रिपोर्ट ने भारतीय उपमहाद्वीप को 2 राज्यों में विभाजित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी भारत के विभाजन को सिरे से नकार दिया था। सप्रू समिति ने ही व्यक्तिगत अधिकारों की
दो श्रेणियां प्रस्तावित की, न्याय संगत अधिकार यानी मौलिक अधिकार और गैर न्याय संगत अधिकार यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। सप्रू समिति ने भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया। सप्रू समिति में संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित 21 सिफारिशें शामिल थीं। इन सिफारिशों को विभिन्न तर्कों के विवरण के साथ प्रकाशित भी किया गया था। रिपोर्ट में एक तरफ समिति के सदस्यों की असहमति के कई नोट शामिल थे, तो दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी सहित कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ हुए विचार विमर्श और पत्राचार का विवरण भी शामिल था। हालांकि रिपोर्ट प्रकाशित होने पर कोई विशेष ध्यान नहीं खींच पाई, लेकिन भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए गठित की गई भारत की संविधान सभा ने सप्रू समिति का कई बार हवाला दिया। इस बीच ब्रिटेन से भारत आए कैबिनेट मिशन ने प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं के चुनाव की घोषणा कर दी। 19 सितंबर 1945 को भारतीय नेताओं और ब्रिटेन से भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बीच बातचीत के बाद वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं के चुनाव दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच कराए जाने की घोषणा कर दी। 46 के चुनाव की तो जो अनुशंसा थी वो पहले से ही थी और वो कैबिनेट मिशन भी ऐसा चाहती थी, क्योंकि आप जब तक चुनाव नहीं कराएंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी, जनता के रिप्रेजेंटेटिव साथ नहीं बैठेंगे। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थी वो यह थी कि यदि आप भारत के लिए कोई संविधान बनाएंगे तो उसके लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि तो थे। बाद में हमारे संसद ने उसको मुहर लगाई। तो दो कारण थे कि चुनाव को अपरिहार्य माना गया। सत्ता हस्तांतरण आकस्मिक नहीं हो सकता है, उसके लिए आपके पास अपना एक स्वदेशिक शासन तंत्र भी शासन में बना हुआ होना चाहिए, ताकि जब उसको हस्तांतरित किया जाए तो हस्तांतरित सत्ता को संभालने के लिए एक सरकार हो, एक मॉडल हो। तो इसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट की जरूरत भी थी। और दूसरी बात है कि यदि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाता है तो उसके लिए जनता के द्वारा चुनी हुई एक सभा की भी आवश्यकता थी। कैबिनेट मिशन आया। देखिए, उस समय तक लंदन में एक पाकिस्तानी क्लब ऑपरेट करने लग गया था। इसमें अंग्रेजों के कुछ एमपी थे और ये थे जो पाकिस्तान बनवाना चाहते थे पूरा। चर्चिल पूरा पाकिस्तान के पक्ष में था। मिशन के समय ही नहीं, इसके जब माउंटबेटन आया है भारत, तो भारत आने से पहले माउंटबेटन मिलने गया चर्चिल से। तो चर्चिल ने कहा, डोंट फॉरगेट माय मुस्लिम फ्रेंड्स। माउंटबेटन कहता, आई विल नॉट। खुद माउंटबेटन ने अपनी वो डे टू डे जो उसकी डायरी है उसमें लिखा है। ये चुनाव भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले थे, क्योंकि इन चुनावों के आधार पर एक कार्यकारी परिषद और एक संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाना था। अंग्रेज यही सोचते थे ना कि लिबरल हैं, मान जाएंगे, एक्सट्रीम डिमांड पे नहीं जाएंगे, शायद जिन्ना इनके साथ मिल भगत जाए, इस तरीके से हो जाए बात। क्योंकि लिबरल पार्टी और जिन्ना के संबंध भी कोई मतलब ऐसे खराब नहीं थे जो कांग्रेस और जिन्ना के रहे हैं। और दूसरी बात एक और है, देखिए असली बात ये है, इस समय अंग्रेजों की जितनी भी नीति चल रही है, चाहे वो सप्रू कमेटी हो, चाहे कैबिनेट मिशन हो, अंग्रेजों के सामने ये स्पष्ट हो चुका था नवंबर 45 तक कि वो भारत में नहीं रह सकते। उनका खुद का जो कमांडर इन चीफ ऑकिनले है, जब वो कह रहा है कि 1857 जैसी स्थिति हो गई है और हमें अगर भारत में रहना है तो हमें इसे दोबारा जीतना होगा,
और इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी। वाइसरॉय वेवल जो लिख रहा है राजा को कि वी मस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट, कि नहीं तो एक इतना बड़ा आंदोलन होगा जो 42 से भी बड़ा होगा, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक अंग्रेजों में एक दहशत फैली हुई थी। उस समय देश का जो हाल था, पुलिस की स्ट्राइक हो रही थी, वहां भी आजाद हिंद फौज के नारे लग रहे थे, वर्कर्स की स्ट्राइक हो रही थी, रेलवे स्ट्राइक हो रही थी, और इन सब के ऊपर जो आखिरी कील गाड़ा था वो 46 में गाड़ा जाकर के नौसैनिक क्रांति ने। मतलब आप समझिए 80 के करीबन जहाजों के ऊपर एक साथ क्रांति होना, और जो चीज छुपाई गई, 3 तो हवाई अड्डों पे क्रांति हुई हवाई सेना की, और करीबन 16 ऐसे हवाई अड्डे थे जहां के सैनिक बाहर आके भूख हड़ताल में बैठ गए उनके समर्थन में। चुनाव अभियान में मुस्लिम लीग ने समर्थन जीतने के लिए मुस्लिम बहुल प्रांतों में जमींदारों और धार्मिक अभिजात वर्ग जैसे पारंपरिक शक्ति के ठिकानों के साथ नेटवर्क स्थापित करने का सहारा लिया। मुस्लिम लीग द्वारा चुनाव प्रचार में जमकर धार्मिक नारे का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान शब्द को आगे रखा। पाकिस्तान का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया ताकि अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब निकले। चुनाव में केवल 13% मुसलमानों को ही वोट देने की अनुमति थी और शिक्षित मुसलमानों को भी नहीं पता था कि आखिरकार पाकिस्तान का मतलब क्या है, उसका निहित क्या है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन चुनावों के आधार पर गठित प्रांतीय विधानसभाओं को फिर एक नई संविधान सभा का चुनाव करना था, जो एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना शुरू कर दी। सभी चुनाव लड़ने वाली पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस ने लगभग पूरी भारतीय आबादी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मुस्लिम लीग ने पूरी मुस्लिम आबादी की ओर से बोलने का दावा किया। चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा पाकिस्तान का मुद्दा बन गया। यदि आप 1937 के परिणामों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मुस्लिम लीग की सफलता है ही नहीं कहीं तो कृषक प्रजा पार्टी चुनाव जीत रही है। और ये हाँ बिल्कुल मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी जो मुस्लिम लीग है वो सफल नहीं है, और बंगाल में भी उतनी सफल नहीं है, और जो पंजाब सिंध का क्षेत्र है वहां भी उनको इतनी बड़ी सफलता नहीं है। लेकिन ये जो गोलबंदी हुई है सांप्रदायिकता के नाम पर, द्विराष्ट्र के सिद्धांत के समर्थन में, यह चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि सांप्रदायिक आधार पर मतदान हुए हैं और जिन्ना से अधिक प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था इन चुनाव परिणामों के बाद, क्योंकि अब उसके पास 2 चीजें थी। केंद्रीय स्तर पर बैठ के कांग्रेस की नीति का वो मुखर विरोध इस आधार पर कह सकती थी कि मुस्लिम लीग ने यह साबित कर दिया है कि वो मुसलमानों की अकेली प्रतिनिधि संस्था है, और दूसरा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है मुसलमान को, उसके पक्ष में घोषण मत दिए गए। यह बात वह जो वायसराय थे उसके समक्ष भी कहने में सक्षम था। वायसराय के अलावा वो ब्रिटेन की सरकार को भी यह मैसेज बिल्कुल स्पष्टता जिन्ना का था और कांग्रेस को भी था। तो हर स्तर पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जो राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर है या जो रंग है वह बड़े स्तर पर घुल गया है, और उसका परिणाम जो है, जो कालांतर में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो भारत में दिखाई पड़ा, नोआखाली का दंगा, ये भारत किस परिस्थितियों से गुजरा। विभाजन को इस देश में मुस्लिम लीग को छोड़ के और जो उसका समर्थन देने वाले अंग्रेज थे उनको छोड़ के हर कोई उसका निरंतर विरोध कर रहा था। चाहे वो पंजाब में सिख थे, अकाली पार्टी थी, चाहे बादशाह गफ्फार खान थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, चाहे
और कई छोटी छोटी पार्टियां, या सिंध के अंदर जो समरू ने बनाई थी पार्टी, ये सब एक 13 पार्टियों का गठन बनाया गया था मुस्लिम पार्टियों का, मुस्लिम लीग के खिलाफ विभाजन का विरोध करने। हर आजाद हिंद फौज का सैनिक विभाजन का विरोधी था। मतलब ये स्थिति थी। बाद में 47 के बाद तो परिवर्तन हुआ, लेकिन मई 47 तक, जब तक के पाकिस्तान की घोषणा ये नहीं होती कि बनेगा, 1-2 मुस्लिम आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ के एक गांव में जो गए थे अपने, किसी भी मुस्लिम आजाद हिंद फौज के सैनिक और अफसर ने विभाजन का समर्थन नहीं किया, खिलाफ रहे उसके सारे के सारे। और तब ये होता है कि जब मई 47 के अंदर ये हो जाता है कि अब विभाजन होगा, तो इनकी आजाद हिंद फौज के लोगों की भी मीटिंग होती है कि भाई अब हम क्या करें, हम तो एक देश के लिए लड़े थे। तब ये होता है कि भाई जो जिसका जहां घर है वहां चले जाओ, क्योंकि नेहरू ने तो मना कर दिया था कि इनको भारत की सेना में भी नहीं लिया जाएगा, इनको स्वतंत्र सेनानी भी नहीं डिक्लेयर किया सन 73 तक। तब ये अपने अपने जो रावलपिंडी का था, सरगोदे का था, उधर का था, वो अपने चले गए पाकिस्तान। कुल 1585 सीटों पर चुनाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 923 यानी 58.23% सीटें जीतीं और मुस्लिम लीग 425 सीटें ही जीत पाई, जो कुल सीटों की 26.81% थीं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मुस्लिम लीग को मिली सीटें कांग्रेस से बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन सच तो ये है कि लीग ने केंद्रीय विधानसभा में सभी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ प्रांतीय विधानसभाओं में अधिकांश मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। चुनाव परिणामों ने कई तरह से पाकिस्तान निर्माण का रास्ता खोल दिया था। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने जो की थी कि 37 के चुनाव से पहले फैजपुर का जो अधिवेशन था इनका, एक बहुत रेडिकल प्रोग्राम दिया था इन्होंने किसानों के लिए, सबके लिए, उस पर अमल नहीं किया इन्होंने मिनिस्ट्री के समय में पूरा। दूसरा, एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम चला था इस समय, तो इन लोगों ने मास कांटेक्ट प्रोग्राम को भी छोड़ दिया। और मास कांटेक्ट प्रोग्राम का नतीजा यह था कि मुस्लिम लीग को केवल 2 सीट मिली थी यूपी के अंदर 37 वाले चुनाव में, तो आपने उनको अलग कर दिया। जो 13 पार्टी मुस्लिम लीग का विरोध कर रही हैं, आपने उनको अलग कर दिया। आप जिन्ना को कायदे आजम कहने लगे, आप भागने लगे मुस्लिम लीग के पीछे, जबकि मुसलमानों में ही मैं बताऊं, खक्सार जो थे, इन्होंने 2 बार जिन्ना के कत्ल का प्रयास किया, और सामरू को तो जिन्ना ने कत्ल करवा दिया वहां पे सिंध के अंदर। 1945-46 के उन चुनाव में एकीकृत पंजाब प्रांत के चुनाव बहुत कांटे के रहे। 1937 में हुए पिछले चुनाव के दौरान प्रांत में यूनियनिस्टों, जिसमें प्रभावशाली मुस्लिम जमींदार वर्ग, प्रभावशाली मुस्लिम आध्यात्मिक नेता और पीर शामिल थे, ने 175 में से 95 सीटें जीती थी। कांग्रेस को तब 18, जबकि इंडियन मुस्लिम लीग को मात्र 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में मुस्लिम लीग पंजाब प्रांत की 175 में से 73 सीटें जीतने में कामयाब रही। यूनियनिस्ट सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाए। कांग्रेस को 51 और सिख अकाली दल को 22 सीटें मिली। कांग्रेस ने यूनियनिस्टों और अकाली दल के साथ मिलकर यहां गठबंधन सरकार भले बना ली, लेकिन प्रांत में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने से मुस्लिम लीग को एक नई संजीवनी मिल गई। उधर बंगाल में 230 में से 113 सीटें मिलने से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले आसमान छूने लगे। देश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने और कई प्रांतों में सरकार बनाने के बावजूद
अलग पाकिस्तान बनाने के लिए दबाव बनाने में मुस्लिम लीग को अभी भी कसर लग रही थी और इसे देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी सफलता बंगाल में मिली। यहाँ की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 वो जीतने में कामयाब रही। लीग ने संयुक्त प्रांत में 64 मुस्लिम सीटों में से 54 और बिहार की 40 मुस्लिम सीटों में से 34 पर जीत हासिल की। यही नहीं, लीग बॉम्बे और मद्रास की सभी मुस्लिम सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 108 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से केवल 8 ही जीत पाए। माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को ये झटका भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन न करने के कारण लगा था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नतीजे मार्च में आए। कांग्रेस को मजबूत बहुमत मिला, जिसका मुख्य कारण था अब्दुल गफ्फार खान का व्यक्तित्व, जिससे कांग्रेस को यहां बिना किसी परेशानी के सरकार बनाने में मदद मिली। पंजाब में मुस्लिम लीग के एकजुट प्रयास से उसे सबसे बड़ी सफलता मिली। उसने कुल मुस्लिम सीटों में से 75 सीटें जीती और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस 43 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि सिख केंद्रित अकाली दल 22 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यूनियनिस्ट पार्टी के खिज्र हयात खान कांग्रेस और अकालियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहे। जिन्ना का तो उस 16 अगस्त उसकी उन्होंने तिथि निर्धारित करके घोषित कर दिया था। उनके सामने दो चीज़ बहुत स्पष्ट थे कि जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ दंगा एक साधन है जिसके माध्यम से हिंदू को उस जनसंख्या क्षेत्र से हटाया जा सकता है कहीं न कहीं। तो जनसंख्या का बहुल होना, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, आपकी जो जनसंख्या है की शक्ति है, वो आपकी राजनीतिक शक्ति में ट्रांसफॉर्म होती है। तो जिन्ना ने केवल इसी दृष्टिकोण को रखा उसमें कि यदि आप डायरेक्ट एक्शन शुरू करते हैं तो दोनों स्थितियां बनेगी। एक सबसे बड़ी बात क्या है जिसको हम समझ सकते हैं कि उनको मालूम था कहीं ना कहीं कि जो ब्रिटिश फौज है उसमें भी बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है, पैरामिलिट्री में बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है। तो जब डिवीज़न की बात आएगी तो यह जो मुस्लिम जनसंख्या है जो कि फौज में है उसका भी डिवीज़न होगा और वो जनसंख्या प्रो पाकिस्तान हो सकती है। तो उस स्ट्रेंथ का भी इन्होंने अनुमान कर लिया था। तो ये हर कुछ उनको अपने पक्ष में देख रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सेना का जो गठन हुआ था भारत में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, उसमें सांप्रदायिक संतुलन को बना के रखना इंग्लैंड की नीति थी कि इसमें किसी भी प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या जो अधिक है वो सेना में अपने संख्या बल से अधिक न हो, उसमें एक बैलेंस रखा जाए। और बड़े हायर लेवल पे मुस्लिम ऑफिसर्स भी नियुक्त थे। तो जिन्ना आंतरिक तौर पे कहाँ किस रूप में मिले हुए थे ये कहना भी थोड़ा कठिन होगा, लेकिन उनको बिल्कुल 2-3 बातों की स्पष्टता थी। पहला, जनसंख्या की शक्ति उनका राष्ट्र के इस्लामिक आधार में काम आने वाली है। ब्रिटिश फौज जो खड़ी की गई है उसमें जो मुस्लिम जनसंख्या है वह उनके पक्ष में जाएगी, और ये उनका कहीं न कहीं जो उनका सोच था कि उन्होंने सीधे डायरेक्ट एक्शन की बात की थी। देखिए, सवाल यह है कि आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग क्यों जीतती है। वहां भी मुसलमान हैं, नॉर्थ और फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, वहां क्यों बुरी तरह पिट गई मुस्लिम लीग, और जगहों पे भी, यूपी वगैरह में भी इतना इनको नहीं मिल पाया। बिहार, यूपी में जो ये सपोर्ट समझते थे, ये तो दीनिया बोलते थे ना रहमत अली इन इलाकों को, बिहार और यूपी और इनको भी हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है। बाकायदा नाम दिए थे उन्होंने, 11 इस्लामिक स्टेट्स की बात की थी उस समय पे, 1940 में ही इसको अमल कराना चाह रहे थे वो। सबसे खतरनाक चीज जो होती है इसी दौरान में
ये एकदम कैबिनेट मिशन प्लान के बाद में जो जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल देता है 16 अगस्त 1946 के दिन की, और जब ये शस्त्र उठवाता है। और ये मजे की बात है कि ये डायरेक्ट एक्शन डे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है कि तुम पाकिस्तान की मांग मान जाओ, ये डायरेक्ट एक्शन डे है हिंदुओं के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, और इसीलिए वो कत्लेआम होते हैं। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।